हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एल्विन दास क्लासेस में। और बहुत दिनों के बाद आया हूं मैं, आई नो। और जैसा मैंने पोस्ट डाला भी था कि मेरी वाइफ की थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा सा डिले है। बट अब हम रेगुलर वीडियोस को डालते रहेंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, मुझे पता है मेरा अभी एनर्जी का टॉपिक रह गया है, बट क्योंकि सिलेबस नवंबर में आपका एग्जाम है तो साउंड तक आ रहा है, तो मैंने साउंड टॉपिक स्टार्ट करा। क्योंकि एनर्जी का भी सिर्फ एक पार्ट रह गया, वो मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में डल जाएगा। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं मैं साउंड, जो क्लास 10th का टॉपिक है, जो कि आईसीएसई सीबीएसई दोनों में आता है। और ये टॉपिक अगर आप साइंस को ऑप्ट करते हैं 11th 12th में, तो ये टॉपिक आपको क्लास 11th में भी आएगा और क्लास 12th में भी आएगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो साउंड में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले साउंड बनती कैसे, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हम लोगों ने देखा है ताली मार के साउंड प्रोड्यूस होती है, या मैं जो बोल रहा हूं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। आप किसी चीज को नॉक करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हर चीज साउंड प्रोड्यूस करती है कब? जब वो वाइब्रेट करती है, जब उसका सरफेस या आप उसे स्ट्राइक करते हो किसी और सरफेस के साथ, तो वो वाइब्रेट करती है। और वो वाइब्रेशन जब एयर मॉलिक्यूल्स को हिलाती है या अपनी मेम्ब्रेन, एयर मेम्ब्रेन जो उसके आसपास है उसे हिलाती है, देन इट प्रोड्यूस साउंड। एंड वो मेम्ब्रेन जो एयर मॉलिक्यूल्स हिलते हैं, देन वो हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं, एंड देन इट गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है। सबसे पहले जो मैंने लिखा है ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज और ये। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी से रूबरू कराना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हर एक बॉडी के मटेरियल पे, कि वो बॉडी किस तरीके से बनी हुई है। दोनों का मास सेम है, बट दोनों चीजें अगर अलग अलग तरीके से बनी है तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक तरीके से कि वो कितने नंबर ऑफ वेव्स, अगर मैं वेव्स की बात करूं कि कितने नंबर ऑफ वेव पास करते हैं एक सेकेंड में, तो एक तरीके से वो काउंटिंग है। अब ये काउंटिंग किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि कोई चीज कितनी वेव को प्रोड्यूस कर पा रही है और कितनी स्पीड से वो जनरेट कर पा रही है, तो एक पॉइंट से कितना पास होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कंपटीशन है, तो शायद उस कंपटीशन में हो सकता है कोई स्कूल 5 बच्चे बैठा रहा हो, तो कोई स्कूल शायद एक ही बच्चा बैठा रहा हो, कोई स्कूल शायद 10 बच्चे बैठा रहा हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल की उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी क्षमता है, वो बच्चों को वहां पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराता है। तो वैसी चीज यहां पे है कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है। ऑडिबल रेंज यानी हमारे कानों की सुनने की फ्रीक्वेंसी की क्षमता है ह्यूमंस की, वो कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर इसके ऊपर या इसके नीचे अगर होती है तो हमें वो सुनाई नहीं देता। अगर मैं कहूं कि मैंने जैसे अभी पहले बोला कि कोई भी चीज जो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट तो पेंडुलम भी करता है। अगर आप बहुत स्लोली पेंडुलम को, या मैं अपना हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, तो क्या इसकी आपको आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि इसकी मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे पा रहा। तो अगर वो इसके बीच में होगी, जैसे आप एक डंडी को बहुत तेज मूव कराते हो, तो यू हियर द साउंड, आपको वो आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्या है? इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का आएगा बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो बोल रहा है अगर यही चीज 20 हर्ट्ज से ज्यादा हुई तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। इंफ्रासोनिक, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि पेंडुलम जो मूव करता है जिसकी आवाज हम सुन नहीं पाते, तो वो इंफ्रासोनिक होती है। पेंडुलम हो गया या कोई भी चीज अगर हल्की सी मूव करती है, तो वो एक तरीके से वाइब्रेशन मोड भी हम बोल सकते हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट हो या एक ही बारी को फ्लो करा हो, वो इतना हल्का होता है कि उससे बनने वाला वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देता। बट कई बार जैसे एक डॉग विसिल कहलाती है, उसे अगर आप मुंह पे रख के बजाओ तो शायद आपको लगेगा आप पूरी जान लगा रहे हो, बट
शायद कोई आवाज ही नहीं निकलेगी उसमें से, बट ऐसा नहीं होता। उसमें से एक आवाज निकलती है जो कि 20 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा होती है। तो उसे कौन सुन पाता है? बैट और आपके डॉग्स, वो उसको सुन पाते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता 40-50 हर्ट्ज तक होती है, 50,000 हर्ट्ज तक होती है, कई होगी तो 60,000 हर्ट्ज तक होती है डॉल्फिन की जैसे। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से जो ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। साउंड इज एनर्जी, लाइट इज एनर्जी, साउंड इज एनर्जी। तो साउंड इज एनर्जी, ठीक है, साउंड इज एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इफ बॉडी वाइब्रेट इट हैज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी पार्ट वाइब्रेट कर रही है तो वो अपनी एक मीन पोजीशन, अब ये मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन होता है जैसे कोई भी पार्टिकल अपनी जगह पे रखा है तो ये मीन पोजीशन है, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी मीन पोजीशन बोलते हैं। यानी अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये मेरी मीन पोजीशन है, सेंटर मेरा मीन पोजीशन है। अगर मैं इससे थोड़ा राइट मूव करूं या लेफ्ट मूव करूं, ये मेरा मूवमेंट है। बट अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहूं तो ये मेरी मीन पोजीशन है। हर पार्टिकल की अपनी एक मीन पोजीशन होती है, और जितना वो अपनी मीन पोजीशन से राइट साइड में या जितना अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में वो मूव करता है मैक्सिमम डिस्टेंस, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर मीन पोजीशन से एक बार वो पार्टिकल राइट में गया, फिर वो लेफ्ट में गया और फिर वापस वो वहीं आ गया, इस मोशन को हम बोलते हैं वन मोशन, या वन वेवलेंथ भी बोल सकते हो, वन मूवमेंट भी बोल सकते हो। तो इसको हम वन मूवमेंट कहते हैं या वन ऑसिलेशन कहते हैं। इस ऑसिलेशन में ये जो डिस्टेंस है इसे तो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, बट इस मोशन को करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस तो यहां से यहां तक और फिर वापस दूसरे एक्सट्रीम तक, फिर वापस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और ऐसी वेव, ऐसी जो वेव बनी है, ऐसा जो मूवमेंट बना, वो कितने हुए एक सेकंड में, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन द व्हाट कॉल्ड द शेप एंड साइज। इसमें एक चीज नहीं लिखी, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? वेव वेलोसिटी होती है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो कितना टाइम ले रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, उसकी वेलोसिटी क्या है उस वेव की, उसे हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, एम्पलीट्यूड इट्स अ डिस्टेंस, तो ये मीटर में नपेगा। टाइम पीरियड इज अ टाइम, इज अ सेकंड में नपेगा। वेवलेंथ इज अगेन अ डिस्टेंस, तो ये भी मीटर में नपेगा। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसकी यूनिट जो हम या तो हर्ट्ज लिखते हैं या पर सेकंड भी लिखी जाती है। इसके बाद हम लाइट वेव और साउंड वेव के डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लाइट वेव क्या होता है? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे मैं ज्यादा नहीं जाना पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो जैसा नेम सजेस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपस में दोनों तो परपेंडिकुलर हैं ही, और ये मोशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब कई बच्चों को ये बात समझ में शायद नहीं आए, तो अभी इमेजिन करो यहां से ये चीज आपकी तरफ आ रही है, तो इसमें ये रहा पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है। अगर मैं आपको बोलूं ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका मोशन अगर ऐसा हो रहा है और ये चीज वेव आपकी तरफ आ जा रही है और इसका मोशन ऐसा हो रहा है, तो ये मान लो इलेक्ट्रिक वेव है ऊपर की तरफ, और ऐसी एक वेव जो कि इस तरह ऐसे मोशन कर रही होगी, तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक वेव है। अब ध्यान से देखना है चीज को, अगर ये ऊपर जा रही है तो क्या ये इसके साथ परपेंडिकुलर, मैं कैसे घुमाऊं तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, गुड। और अगर ये ऐसे है तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, ये आपकी तरफ आ रहा है तो 90 डिग्री है, ये तो वैसे ही, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये y एक्सिस तो ये x एक्सिस, तो ये दोनों भी आपस में कैसी है? 90 डिग्री। तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, और ये मोशन, अगर मोशन ऐसे जा रहा है और ये ऐसे हैं और ऐसे हैं,
तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और मोशन के परपेंडिकुलर भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ऐसे नेचर को जो कि मोशन के साथ परपेंडिकुलर होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन, जब प्रोपोगेशन में जिस तरह वो जा रही है पार्टिकल उससे परपेंडिकुलर ही करता है मोशन, तो उस टाइप के मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब बड़ी मजेदार बात क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल वेव भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और ये फील्ड को फैलाने का काम कौन करता है, ये दोनों वेव्स। ठीक है, अब दीज आर द मैकेनिकल वेव। व्हाई दे आर मैकेनिकल वेव, बिकॉज दे पुश काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में चेंज होती है, तो इसलिए हम इसे इलास्टिक वेव भी बोलते हैं या मैकेनिकल वेव भी होते हैं। तो अगर आपको याद हो एनर्जी वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था, मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट व्हिच इज नोन एज, वन इज योर काइनेटिक अनदर इज योर पोटेंशियल, तो वो एक दूसरे में चेंज होती रहती है। तो वैसा ही जब मोशन होता है साउंड का, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मोशन में वो एक जगह से काइनेटिक पूरी पोटेंशियल में चेंज जाती है, देन पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में चेंज होती है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, इस तरीके के मोशन या वेव को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसको क्या बोला था, इलास्टिक वेव भी बोल सकते हैं या मैकेनिकल वेव भी आप इसे बोल सकते हैं। दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। मैंने अभी क्या बोला आपको, इट नीड्स अ पार्टिकल, क्योंकि वो पार्टिकल से ट्रेवल कर, इसके पास अपना खुद का पार्टिकल होता है जो ट्रेवल करता है, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे कि लाइट ऑल्सो हैव अ पार्टिकल नेचर, इट इज अ वेव, इट हैव अ पार्टिकल फोटोन, बट इसको ये दूसरों के थ्रू ट्रेवल करती है। एक ने वाइब्रेशन दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, एंड इट गोज ऑन। तो ये मोशन कुछ इस तरीके का होता है। अगर बीच में कोई चीज गायब हो गई या मीडियम नहीं हुआ तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती। द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज वेरी हाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपने बहुत बार सुना होगा। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड, ये स्टैंडर्डाइज है, बट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम टू मीडियम ये चेंज भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट वेव, विजिबल वाली, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वेव है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, बहुत सारी, वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁶ के अप्रॉक्स में। बट इसकी वेवलेंथ देखो कितनी बड़ी है, 10⁻⁻2 मीटर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं सेंटीमीटर है ये, तो 1 सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक हो सकती है, तो काफी बड़ी वेव हो सकती है। ठीक है, दे वेव ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये क्रस्ट ऑफ ट्रफ बनाती है। और इसका मोशन लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि अगर पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो मैं आपको दिखाने के लिए समझा दूं कि पार्टिकल अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है तो वेव भी ऐसे जा रही है, पार्टिकल भी इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहले पार्टिकल का मोशन समझते हैं कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये मीन पोजीशन है, तो आगे पीछे आगे पीछे, और ऐसे में वेव भी चल रही है। आर यू गेटिंग दिस? वो पार्टिकल भी ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वेव नहीं चल रही, बल्कि उसी डायरेक्शन में वेव चल रही है, और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। ये बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ट्रांसवर्सल वेव वो होती है जब पार्टिकल परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, पार्टिकल तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, वेव आगे की तरफ आ रही है, तो दे फॉर्म क्रस्ट एंड ट्रफ, जिसका हम डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बना के दिखाते हैं, ठीक है। और ये कंप्रेशन और रेरिफिकेशन बनाती है कि पार्टिकल पास आ गए, फिर दूर आ गए, फिर पास आ गए, फिर दूर आ गए, क्योंकि इमेजिन करो सब दूर दूर बराबर दूरी पे और इसने धक्का दिया तो ये दोनों पास आ गए। तो अगर ये दोनों पास आ गए तो ये पीछे वालों में क्या हो गया, ये तो कंप्रेशन हो गया, ये दोनों। अब आप इन चारों को मार्कर को देखिए, ये अगर बराबर दूरी पे थे और अब मैं कहता हूं ये चारों बराबर है और इसने आगे धक्का दे दिया, ठीक है, ये दो मार्कर थोड़ा सा पास आ गए, ठीक। तो जब ये दो मार्कर पास आ गए तो ये कंप्रेशन बन गया बीच में, और ये कंप्रेशन हो गया, और ये दोनों में बीच में रेरिफिकेशन हो गया, यानी ये दूर हो गए। तो वही सेम चीज क्या यहां पे नहीं हो रही? जब ये पार्टिकल कुछ ऐसे दिखने में थे, ये सारे बराबर बराबर थे,
बट जब ये पार्टिकल आगे चला गया तो यहां पे कंप्रेशन हो गया, ये रेरिफिकेशन। ऐसे ही पीछे भी इसके साथ यही होगा, और इस तरीके से क्रस्ट, यहां पे क्रस्ट और ड्रफ्ट बनते हैं और इनमें बनते हैं कंप्रेशन और रेरिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वही डेफिनेशंस जो मैंने लिख दी हैं, मैंने एक्सप्लेन भी करी थी। एम्पलीट्यूड, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो वहां से वो कितना ट्रेवल करता है मैक्स टू मैक्स दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब आप मान लो आप एक जगह पे खड़े हो और आप वहां से कितना दूर जा सकते हो, दूर तक, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑन आइदर साइड, किधर भी मीन पोजीशन से, यानी जो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है, जो उसकी सेंटर पोजीशन है, उससे कितनी दूर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या कहलाता है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ऑसिलेशन भी हो सकता है, वन वाइब्रेशन भी हो सकता है, उसको कंप्लीट करने कितना टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ऊपर वाला डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इट शुड बी इन मीटर, नीचे टाइम पीरियड है तो इट शुड बी, ऐसा यूनिट उसकी सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड। तो इट फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, जो भी टाइम पीरियड आप पहले निकाला उसका। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो पर सेकेंड भी हम बोल देते हैं या हर्ट्ज बोल देते हैं, तो दोनों इसी की यूनिट है, आपको दोनों मिल सकती है। वेवलेंथ, अगेन एक वेव जो बनती है, यानी टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या ड्रफ्ट या कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के बीच की जो दूरी होती है, या दो कंप्रेशन और रेरिफिकेशन, एक्चुअल में वेव क्या बनाता है, या एक क्रस्ट और एक ड्रफ्ट मिलकर वेव बनाते हैं। यहाँ पे जो आपका लॉन्गिट्यूडनल है उसमें क्या होता है, एक ड्रफ्ट एक कंप्रेशन और रेरिफिकेशन मिलके एक वेव बनाते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, एक लेफ्ट तक जाने में, दूसरा राइट तक जाने में, यानी 1 टाइम पीरियड, यानी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करा 1 टाइम पीरियड वाइब्रेशन में, या बोलूं जितना वो लेफ्ट गया, राइट गया, फिर दोबारा मीन, यानी मीन पे वापस आना, बट उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से वो चला था। तो ऐसे फेज को हम बोलते हैं आपका, जैसे ही पार्टिकल मूव करा इधर की तरफ, और वो जब वापस आया तो वो इधर की तरफ था, तो यहाँ पे रोकेंगे नहीं, ये यहां तक गया, और फिर जब ये वापस यहां से वापस आया, ये तो यहीं से गया तो यहीं से आया, तो इस मोशन को ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन है, तो मीन से एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम से फिर मीन, ऐसे मोशन को बोलते हैं वन वेव या वन वेवलेंथ। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वेवलेंथ। तो अगेन इसका सिंबल लैम्डा होता है, उल्टा वाई जैसा बनता है लैम्डा, इट्स अ ग्रीक सिंबल, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, अगेन इट्स अ डिस्टेंस, और इसे मीटर में नापा जाता है। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि बात हम वेव की कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनना कि डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में हो रहा है, वेव के फॉर्म में हो रहा है, कि भाई वेव आगे गई, यानी अगर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स की बात करें तो ऐसे गई होगी क्रस्ट और ट्रफ बना के, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन गई। तो डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में होता है, वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। और 1 टाइम पीरियड, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं इसे अभी ऐसे लिखता हूं पहले, डिस्प्लेसमेंट इनटू 1 टाइम पीरियड। तो हम सबको पता है, मैंने भी बताया डिस्प्लेसमेंट इन द वेवलेंथ, और 1 टाइम पीरियड में भी आपको बता चुका हूं फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये टाइम आपने जब लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने तब भी ये फॉर्मूला ड्राइव करा होगा कि वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है उसकी वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आज हम जो पढ़ेंगे ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड देन इसके बाद हमारा टॉपिक आज मैं एंड करूंगा। इसके बाद एको आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल पक्का 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 आएगा। सो 4 मार्क्स का इस बार केस स्टडी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल दे भी रखा है, तो अगर आप देख सकते हो सैंपल पेपर में। सो ये कैसे होता है रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। लाइट साउंड जाती है किसी सरफेस पे, ऐसे गई, टकराई,
यहाँ भी नॉर्मल बनती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहलाता है, और ये टकरा के वापस आ गई। सेम वैसा होता है जैसे लाइट के साथ होता है, सेम वैसा। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एको से डिफरेंट होता है। यस, मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ, छोटे से कमरे में, तो शायद आवाज जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हर सरफेस के साथ होता है, हर सरफेस के साथ होता है, बट रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन है जो कि बहुत लोग शायद पढ़ नहीं पाते, या टाइम ना होने की वजह से नहीं पढ़ते, या सोचते हैं बहुत छोटा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो कंडीशन, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं कि आप गैस कर सकते हैं। ओके, मैं ही बता देता हूं क्या है वो, कि जो वेवलेंथ है दैट शुड बी, दो ऑब्स्टिकल है जिससे वो टकरा के आ रही है, दैट ऑब्स्टिकल शुड बी मोर देन द साइज ऑफ इट्स वेवलेंथ। अगर वो उसकी वेवलेंथ से छोटा है तो वो उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं करा पाएगा बच्चों। अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा है तभी उसे वो रिफ्लेक्ट करा पाएगा। तो सबसे बड़ा नेसेसरी कंडीशन क्या है रिफ्लेक्शन के लिए, नॉट एको, अभी हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसे देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू काइंड ऑफ में, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो आप देखिएगा। उससे ये क्या जानना जरूरी है कि जो भी चीज से टकरा रही है, अगर ये बहुत छोटी है इस वेव के वेवलेंथ के मुकाबले, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करा पाएगा। आगे चल के आप जानेंगे दैट इज पार्ट ऑफ स्कैटरिंग, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये जानो कि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जिस भी ऑब्स्टिकल से या किसी भी चीज से वो जो टकरा के साउंड वापस आ रही है, that particular object should be more than its wavelength। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने समझा होगा। इसको नोट करिए, समझिए, और हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एको, जिससे हम रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और आपका जो इस जो सेमेस्टर 1 में आएगा वो सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे जोरों से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए क्लास 10th के बच्चों के लिए, इवन क्लास 12th के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी अभी हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की वीडियो सीरीज लाने वाले हैं। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। उम्मीद करता हूं तो आप सभी सेफ एंड साउंड होंगे। इसी तरीके से इस चैनल को पसंद करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी नेसेसरी वीडियो आपको चाहिए होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। गॉड ब्लेस यू।